नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नंदा देवी राजजात यात्रा की तैयारियों के संबंध में बैठक का आयोजन किया है। वहीं सीएम धामी ने नंदा देवी राजजात यात्रा तैयारी को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। साथ ही 2026 तक नंदा राजजात यात्रा को भव्य बनाने के लिए संकल्प भी लिया है। वहीं इस भव्य आयोजन के तहत यात्रा को सुव्यवस्थित बनाने के लिए प्रबंधन के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग 534 कोटद्वार और पौड़ी गढ़वाल को जोड़ने वाला एकमात्र रास्ता है। कोटद्वार और दुगड्डा के बीच सड़क की बदहाल स्थिति है। यात्री जाने के लिए जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है सरकार में बैठे मंत्रियों और प्रशासन को इस खस्ताहाल सड़क की जानकारी ना हो, क्योंकि सभी इसी रास्ते से होकर जाते हैं। शायद काला चश्मा लगा होने के कारण टूटी सड़कें दिखाई नहीं देती हैं, तो वही बरसात लगभग शुरू हो ही चुकी है। ऐसे में बची सड़क भी कभी भी धाराशाही हो सकती है। ऐसे में कोटद्वार और पौड़ी गढ़वाल का संपर्क भी टूट जाएगा, जिससे पहाड़ों पर जाने वाला राशन, फल, सब्जी और रोजमर्रा की अन्य कई तरह की सामग्री ले जाने में दिक्कतें आ जाती हैं। ये बहुत खतरनाक है। सरकार का विजन एक तरफ तो शराब की दुकानें खोलने में ज्यादा है, दूसरा सड़कों पे ध्यान नहीं दे रही है, स्कूलों पे ध्यान नहीं दे रही है। सड़कों का ये हाल है कि किसी भी जगह पे मौत खड़ी हुई है। 2 गाड़ियां भी आपने भी देखा, क्या बुरी हालत है। आप ये देखिए सामने पहाड़ का जो पूरा स्लाइडिंग जोन हो रखा, इधर से सड़क नीचे जा रखी है। सरकार को इस पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अकेला एक मार्ग है ये, जिस पर कि सभी यात्री चल रहे हैं, मंत्री भी चल रहे हैं, अधिकारी भी चल रहे हैं। इस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। ये हर साल का यही रोना है। आम पब्लिक के लिए तो परेशानी है ही, किसी को इमरजेंसी है, आवश्यक सेवाओं में कोई दिक्कत होती है तो ज्यादा परेशानी है। पर्यटक के साथ तो परेशानी है ही, वो बेचारा ना इधर का रहता ना उधर का रहता। लोकल में तो किसी के पास रुकने की जगह भी मिल जाती है, लेकिन पर्यटक के पास तो कुछ साधन ही नहीं है कोई ऐसा। तो हम राष्ट्रीय राजमार्ग 534 पर खड़े हैं। यहाँ पर सड़कों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। दुगड्डा और कोटद्वार के बीच में जगह जगह सड़कें टूटी हुई हैं और बदहाल स्थिति में है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से सरकार या प्रशासन दोनों ही इस रास्ते से होकर गुजरते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि सड़कों की जो स्थिति यहाँ पर है, अगर बरसात में ये सड़क और भी ज्यादा डैमेज हो जाती है तो ये रास्ता बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा और कई कई घंटे के लिए लोग परेशान हो जाते हैं। जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। कई बार तो ऐसा होता है कि रात से सुबह हो जाती है लेकिन रास्ता नहीं खुल पाता है। कई बार यहाँ से हमने देखा है कि चाहे वो डीएम हो या एसडीएम हो या कोई भी सरकारी अमला हो, वो सब इसी रास्ते से होकर गुजरते हैं। शायद काला चश्मा लगा होने के कारण उनको इन सड़कों की स्थिति नजर नहीं आती है। वहीं हमने कई बार देखा है कि बार बार मीडिया इस मुद्दे को उठाती भी है कि सड़कों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। पीछे भी मुख्यमंत्री ने कहा था कि सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाए, लेकिन शायद हमारे पौड़ी गढ़वाल के प्रशासन के कानों पर जू नहीं रेंगती है और उन्होंने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। जो सड़क की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है उससे कहीं ना कहीं पर्यटकों के लिए भी प्रभावित होती है और लोगों को परेशानी का तो सामना करना ही पड़ता है। जो पर्यटक बाहर से आता है उसके लिए ना कहीं रुकने की व्यवस्था ठीक से हो पाती है। कोटद्वार से अंजना गोयल की रिपोर्ट। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बंगलौर के मोहल्ला किला में एक मध्य वर्गीय परिवार के मकान निर्माण हो रहा है, जो पीएम आवास योजना के द्वारा बनाया जा रहा है। इसको लेकर उसके पड़ोसियों द्वारा किसान यूनियन क्रांति के जिला अध्यक्ष ने हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण पर अवैध रूप से मकान निर्माण करने की शिकायत करने पहुंचे। वहीं मकान बनाने वाले लोग भी विकास प्राधिकरण पहुंचे और अपने कागजात दिखाते हुए अपने निर्माण को वैध बताया और कहा पूरे सभी कागजात हैं। आज जो हमारा यहाँ पे एचआरडी में आना हुआ है, उसका जो एक तो हमारा घर चल रहा है, जबकि मैं से पुराना सारे सबूत लेके आया हूँ सारी चीज़ें। तो इन्होंने जो है कुछ लोगों ने एचआरडी वालों पे इल्ज़ाम लगाए, जबकि सर बेबुनियाद है। एचआरडी वाले बिल्कुल निष्पक्ष जांच कर रहे हैं और जो हमारे सबूत सारे में दिखा रखे हैं। इसका घर का नक्शा भी है, प्रधानमंत्री आवास योजना बनना है ये, लेकिन उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैं चाहता हूँ सबसे पहले शाकिर और भी है कुछ समय, जो कौन सी पार्टी है वो भारतीय किसान क्रांति, उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई चाहिए। बड़े अफसर को बदनाम कर रहे हैं वो, जबकि ऐसा नहीं है। एचआरडी वाले बिल्कुल निष्पक्ष जांच कर रहे हैं। मैं जबकि हम दोनों भाई गरीब आदमी मजदूर से अपना पेट पाल रहे हैं और हमारा घर बिल्कुल गिरने वाला था। उस सड़क में ना बनाते हुए सब दब के मर जाते। प्रशासन जाए फिर हमारा और उस पर
बड़ी कहना चाहिए परेशानी को, और परेशानी बढ़ जाती है। अब एचआरडी ने आपको क्या क्या कहा? अब बस पहले तो कहता है भाई हाँ तुम आ जाओ, हमारी बात सुनो, अभी हम अंदर भी नहीं गए आपके पास। इससे पहले तो हम इस वाले आते कि मैं एचआरडी के पक्ष में आते कि बिल्कुल सही लोग हैं, ये हमारे से रुपया नहीं मांग रहे हैं, इन पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। वो दरअसल एक वकील है, उसके बाद रह रहा है, जबकि वो रहता कहीं और दूसरे महल्ले में है। महल्ले के उसके भाई ने घर लिया अभी 4-5 साल पहले, जबकि उसका घर का भी नक्शा नहीं है, बिना नक्शा घर बना रखा है। हमारे घर को पूछ रहा है वो कि साहब इसका नक्शा नहीं है, और कहने में मेरे साथ 3 वकील हैं, या तो मेरी बात मान लो, जैसे मैं चाह रहा हूँ घर ऐसे बनाओ, अपना पीछे हटा के बनाओ, मैं घर में सिर्फ दरवाजा खोलना हूँ गली में, जबकि सरकारी सड़क हमने दिखा रखा है सबको। मामले से सर मैं आपके चैनल से लोगों को अवगत कराना चाहूंगा। कल भारतीय किसान यूनियन क्रांति के कुछ सदस्य, जिनमें शाकिर फारूकी, दानिश, अब्दुल कादिर, डॉक्टर आरफीन, डॉक्टर सोहराब और आपका कुछ और अन्य सदस्य हैं, जो ये आरोप लगा कर गए कि एचआरडीए का लोगों से पैसा खा रहा है मकान बनाने पे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हम इस चीज बात का खंडन करने आए हैं। जो मकान मोहल्ला किला मिठा कोई पर बनना है, वो 458 फीट जगह में बनना है, उसका सन 1988 का नक्शा पास है, किसी कारणवश बन नहीं पाया। फिर इसके बाद इनके दादा के नाम ये मकान है नगर पालिका से, फिर दादा के बाद इनके बाप के नाम ये मकान है नगर पालिका से, फिर उसके बाद इनकी मम्मी के नाम हाउस टैक्स की रसीद है, फिर इनकी मम्मी ने अपने दोनों बच्चों के नाम ये बैनामा किया हुआ है, और बैनामे के बाद फिर अहम प्रूफ पीएम आवास योजना 2.0 से हमारे स्वीकृत हो चुका है, मंजूर हो चुके हैं कागज, और ये लोग लगा रहे हैं कि नजूल की जगह है। बताइए इतने डॉक्यूमेंट होने के बावजूद ये नजूल की जगह कैसे हो सकती है? और अगर नजूल की जगह होती है तो अब तक एचडीआरए इसे सील कर देता या इस पर अपनी मोहर लगा देता या ऐसे काम को बंद करवा देता। लेकिन एचआरडी वाले अधिकारियों पे हमें पूरा यकीन है, वो गरीबों का सहयोग कर रहे हैं, अपना काम बहुत अच्छे तरीके से अंजाम दे रहे हैं। जो माननीय एचआरडी के अधिकारी हैं, IAS अंशुल सिंह जी, सचिव मनीष जी, आकाश जगुड़ जी, नीरज भट्ट जी और रावत जी, मैं उनसे अपील करना चाहूंगा, ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो एचडीआरए विभाग वालों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। नैनीताल जिले के रामनगर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब पिछड़ी इलाके में एक झोपड़ी में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, जो देखते ही देखते विकराल हो गई। आग की चपेट में आने से झोपड़ी में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। तो वहीं गनीमत रही कि इस अग्निकांड में कोई जनहानि नहीं हुई है। तो ये आपको बता दें, पुछड़ी गांव में धू कर झोपड़ी जली है, जहां स्थानीय लोगों की माने तो मंगलवार यानी 17 जून को सुबह के समय झोपड़ी में अचानक धुआं और आग की लपटें उठने लगी। आग की भयावहता देखकर जैसे पुछड़ी की सूचना हमें मिली, हमारी होम टेंडर है वो तुरंत पुछड़ी के लिए रवाना हुआ। जाकर देखा कि झोपड़ी में आग लगी थी, जो कि ज़्यादातर सामान जल चुका, उसमें कुछ भी शेष नहीं बचा, उसमें ज़्यादातर जल ही गया उसका सामान। बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगी और नुकसान लगभग होगा 2.5 लाख के करीब, 2.5-3 लाख का तो कम से कम नुकसान होगा ही। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मजबूत और स्वस्थ रह सके, इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सूचना विभाग ने स्वास्थ्य केंद्र आयोजित किया, जिसमें सभी पत्रकारों और उनके परिजनों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। बता दें, स्वास्थ्य कैंप की शुरुआत स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर R राजेश कुमार और सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने की। वहीं इस दौरान स्वास्थ्य सचिव और सूचना महानिदेशक ने कैंप में आए डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ से पत्रकारों का सही से स्वास्थ्य परीक्षण करने के निर्देश दिए गए। तो वहीं सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर यह स्वास्थ्य केंद्र आयोजित किया गया है, जो राज्य हित के लिए और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। नहीं, जैसा आपने कहा, विगत कुछ इस तरह की दुखद घटनाएं हुई थी और माननीय मुख्यमंत्री ने उसका संज्ञान लिया और उन्होंने स्वास्थ्य विभाग और हम लोगों को निर्देशित किया था कि आप लोग एक चिकित्सा शिविर का आयोजन करिए, और हम लोगों ने इसका किया है। जो भी अलग अलग बीमारियों के विशेषज्ञ डॉक्टर हैं वो सभी यहाँ पर हैं, और दवाओं का वितरण भी निःशुल्क किया जा रहा है। 250 से ज़्यादा जाँच हैं जो निःशुल्क यहाँ पर की जा रही हैं। और सचिव स्वास्थ्य ने भी अभी निरीक्षण किया, कैंप का निर्देश किया कि अगर ब्लड टेस्ट के बाद या कोई इस तरह की बीमारी प्रकट में आती है तो उसका इलाज भी निःशुल्क किया जाए और उसका फॉलोअप लिया जाए, ताकि सभी लोगों को इस कैंप का कंप्लीट, जिसको आप बोलें कंप्लीट पैकेज और फ़ायदा मिल सके। जिस तरह की लाइफ रूटीन बना हुआ है, कितना जरूरी है? नहीं, देखिए बहुत ज़रूरी है, और हमेशा कहते हैं कि
जो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो हमें ऐसी लाइफ स्टाइल की तरफ बढ़ना चाहिए कि बीमार होने की नौबत ही ना आए, और रूटीन चेकअप भी उसी का एक पार्ट है। अगर कुछ बीमारी शरीर में पल रही है तो उसका पता चलेगा और इलाज किया जा सकेगा। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी स्वस्थ रह सके, उसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक पहल करी थी। आज स्वास्थ्य कैंप लगाया गया है सूचना विभाग स्वास्थ्य कैंप पर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर NS बिष्ट जी, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आज की जिस तरह की डेली रूटीन लाइफ हो चुकी है, कितना जरूरी है फिटनेस के लिए या स्वास्थ्य कैंप लगाना ताकि चीज़ों को बेहतर और बनाया जा सके लाइफ में? देखिए, पत्रकारों की जो लाइफस्टाइल है और काफ़ी हेक्टिक होती है, और उनको एक्सरसाइज के लिए और अपने खान सही खान पान के लिए वक्त नहीं मिल पाता है। कईयों को तो नींद भी पूरी नहीं होती। तो इस तरह से अपने दिल का स्वास्थ्य और दिमाग का स्वास्थ्य वो ठीक से रख नहीं पाता है। हालांकि कुछ ही दिनों में ऐसा लगा है कि कुछ पत्रकारियों की असामयिक मृत्यु भी हुई है। तो इसी की संवेदनशीलता के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये एक पत्रकारों के प्रति अपनी सहृदयता के तहत और एक ये कैंप का आयोजन करवाया है। मुझे लगता है कि इससे बहुत सारे पत्रकार लाभान्वित होंगे। क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे इस तरीके से, जिस तरह के लाइव पत्रकार उस लाइव को अपनाएं और इन चीज़ों से बच रहे सकें? सबसे बड़ी बात है कि एक तो मैं शुरू करूँगा स्लीप से। सोने का टाइम सही हो, और खान पान जो है, अगर आप घर से टिफ़िन लेके जाते हैं वर्क प्लेस पर, वो ज़्यादा सही है, बाहर का खाना ना खाएं। दूसरा, धूम्रपान और मद्यपान से बचना बहुत ज़रूरी है, मोटापे से बचना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा समय समय पर अपना दिल के रोग की जांच कराना, शुगर की जांच कराना, कोलेस्ट्रॉल की जांच कराना बहुत ज़रूरी है। क्या कुछ इस समय अपना युवा साथियों को क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, कि ताकि वो रूटीन इस लाइफ में भी बाहर फिटनेस के लिए अलग से कुछ ऐसा कर सकें, थोड़ा सा समय निकाल सकें ताकि बीमारियों से बचे रह सकें और एक स्वस्थ लाइफ जो कैसे निरोग काया प्राप्त हो सके? देखिए, दो चीज़ें हैं इसमें। सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी या शारीरिक व्यायाम, शारीरिक कसरत, चलना फिरना, ये एक बात है। दूसरी बात है खान पान, जिसमें आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ये बात कही है कि कम नमक का, कम तेल का सेवन करें। वो सिर्फ न तो आपको मोटापे से बचाएगा, बल्कि आपको शुगर से और उच्च रक्तचाप से और दिल के रोग से और जो दिमाग की सिरा है स्ट्रोक से भी आपको बचाएगा। तो खान पान, अच्छा खान पान, स्वस्थ खान पान, साथ में एक स्वच्छ दिनचर्या जिसमें कि एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी भी शामिल है। थैंक यू सर बातचीत करने के लिए। ये कह सकते हैं कि जिस तरह से पत्रकारों की लाइफ है उस पर आगे किस तरह से काम किया जा सकता है, और ये जो कैंप लगा है कितना जरूरी है इस समय पत्रकारों के लिए। बातचीत करने के लिए हमारे साथ युवा पत्रकार साथी अनिल चंदोला जी, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि पत्रकारों की लाइफ एक तो बिजी लाइफ कही जाती है, टाइम का शेड्यूल फिक्स नहीं होता। क्या कुछ इस समय अपनाना चाहिए लाइफ में, या इस तरह के कैंप कितने जरूरी आप इसमें मानते हैं जो घटनाएं पिछले दिनों घटी है? अबे भाई, जो मेरे को लगता है ना, देखो पत्रकारों के पास इतना समय नहीं है कि वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें। हमारे बहुत से साथी जो मेडिकल बीट देखते हैं उनकी भी ये स्थिति है कि वो भी अपना टेस्ट नहीं करा पाते हैं। उनको कुछ दिक्कत होती है तो हम सारी दुनिया का ध्यान तो रखते हैं पर अपना शरीर का ध्यान नहीं रखते, और हमने पिछले कुछ समय में देखा भी हमारे कई साथियों को बहुत दिक्कतें भी उसके कारण झेलनी पड़ी। इसलिए इस तरह के कैंप बहुत ज़रूरी हैं। कम से कम स्क्रीनिंग हो जाए, बीच बीच में आपके टेस्ट होते रहें कि आपको कोई किसी तरह की दिक्कत तो नहीं है, और अगर कोई दिक्कत है तो उसका इलाज भी तब कराया जा सकता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि इस तरह से बीच बीच में आयोजन होते रहें, और इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने पत्रकारों की इस मांग को सुना और ज़रूरत को समझा, और उसके बाद ये कैंप उन्होंने आयोजित करवाया है। अपने युवा पत्रकार साथियों के लिए क्या कुछ कहेंगे दो शब्द की वो इन चीज़ों को भी अपनाए और निरोग काया प्राप्त कर सकें? मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि आप पे कितना काम का स्ट्रेस हो, चाहे कुछ भी हो, अपने शरीर का ध्यान जरूर रखें, अपने लिए समय निकालना ना भूलें। ठीक है, काम सबके लिए ज़रूरी है, लेकिन अपने शरीर से ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले शरीर का ध्यान रखें। थैंक यू चंद्र भाई। ये कह सकते हैं कि जिस तरह का कैंप यहाँ पर लगा है, आप देख सकते हैं कि हर बीमारी के डॉक्टर्स हैं, चाहे वो डेंटिस्ट हो, ENT हो, TNT हो, डेंटल के हो, आई के हों, या फिर पैथोलॉजी वाले हों, सर्जरी वाले हों, यूरोलॉजी वाले हों, मेडिसिन वाले हों, या फिर दूसरे पत्रकारों के जो परिजन हैं उनके लिए भी कैंप लगाए गए। सभी लोग निरोग काया प्राप्त कर सकें, जो बीमारियाँ इस रूटीन लाइफ में हैं उन सब चीज़ों के वो उपचार वहाँ पर हो सके,
अपनी चीज़ों को, अपनी लाइफ को बेहतर बना सकें, उसके लिए कई उपाय भी यहाँ पर है। और जिस प्रकार से ये कैंप लगाया गया बहुत ज़रूरी भी है, आज की रूटीन लाइफ के लिए भी है और सभी लोगों के लिए, बहुत पत्रकारों के लिए, खासतौर पर जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। और ये कह सकते हैं कि इस तरीके से कैंप लगने से एक जागरूकता भी यहाँ पर आएगी और जो काम यहाँ पर होंगे, यानी जो लाइव पत्रकारों की होगी और उस पत्रकारों की उस लाइव को और बेहतर यहाँ पर बनाया जा सकता है। तो ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर यह बड़ा स्वास्थ्य कैंप यहाँ पर आयोजित हुआ है, जिस पर सभी पत्रकार अपने टेस्ट करा रहे हैं, यानी मेडिकल स्वास्थ्य जो लाभ हैं उन सब चीज़ों का लाभ ले रहे हैं और अपने लाइफ को और सेहतमंद बनाने के लिए, बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कैमरामैन सुनील साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज, देहरादून। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर शासन के दिशा निर्देश पर प्रशासन और राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियों को पूरा कर लिया है। आरक्षण की आपत्तियों का निपटारा आज शाम तक होते ही चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और कार्यक्रम जारी होते ही चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी भी अब चुनावी समर में कूदने को तैयार बैठे हैं। तो वहीं परवादून कांग्रेस ने भी पंचायत चुनाव में दमदार उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ राजनीति बनाते हुए कांग्रेस नेताओं को जिम्मेदारी देनी शुरू कर दी है। निर्वाचन आयोग द्वारा आरक्षण तो तय किया गया है, मगर अभी भी सबको इंतजार है चुनाव की डेट का। पंचायत चुनाव आखिरकार कब होंगे? कुछ दिन पहले ही एक चुनाव की एक लिस्ट पूरी सोशल मीडिया में वायरल हुई थी। उसके बाद निर्वाचन आयोग को ये बोलना पड़ा कि ये ओरिजिनल नहीं है, गलत है लिस्ट। तो सूत्रों से खबर ये भी है कि ये लीक हुई थी लिस्ट, अब वो तो आने वाले समय में पता चलेगा। मगर जिस तरीके से पंचायत चुनाव या नगर निकाय चुनाव भी लेट हुए, इस त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को खंडित करने का काम प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। जो अधिकार हैं, जो पंचायतों के अधिकार हैं, नगर निकाय के अधिकार हैं, उनमें प्रशासकों को बैठाया गया। तो जो जिस निरंतर गति से जो काम चल रहा था, जो विकास कार्य चल रहे थे, वो बहुत धीमी गति से काम होने लगे। तो सबकी ही मांग थी कि पंचायत चुनाव समय पर हो। आखिरकार सरकार ये चुनाव समय पर क्यों नहीं करा पा रही है? तो हम सब अभी तो वेट ही कर रहे हैं। अभी तो आरक्षण आया है और कई कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के जमीनी स्तर पे, जो कार्यकर्ता हैं वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। जो पंचायतों में कुछ ग्राम प्रधान की तैयारी कर रहे हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य की, जिला पंचायत की, वार्ड सदस्य की। तो हमारी तैयारी है। हमने अभी कुछ दिन पूर्व दूधनी क्षेत्र में हम लोगों ने बैठक भी करी थी रेला ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की। और अभी हम लोगों के द्वारा, कांग्रेस के संगठन द्वारा गांव-गांव में जाकर कार्यक्रम हम लोगों के आयोजन की तैयारी अभी शुरू होने वाली है। खबर रुड़की से है, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी नेता से सवाल करने पर पत्रकारों के साथ अभद्रता करने को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी का पुतला फूंका है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम से अहमदाबाद में हुई विमान दुर्घटना को लेकर भी सवाल किया, जिस पर दुष्यंत गौतम ने उनके साथ अभद्रता की, जिसके बाद कांग्रेस नेताओं ने इकट्ठा होकर बीजेपी का पुतला फूंककर जबरदस्त नारेबाजी करते हुए कांग्रेस ने बीजेपी को जमकर निशाना साधा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर हरिद्वार से है, जहां खुली दवाइयों के प्रयोग पर ड्रग इंस्पेक्टर ने कार्रवाई की है। इस दौरान कुछ मेडिकल स्टोर्स पर खुली दवाइयों के उपयोग पर बिना पर्चे के दवाई बेचने की शिकायतें मिलने पर यह सख्त कदम उठाया गया है। तो वहीं मौके पर पहुंचकर ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने निरीक्षण किया तो अनियमितताएं पाई गई, जिसके बाद ड्रग इंस्पेक्टर की ओर से सख्त निर्देश दिए गए कि नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके। वहीं स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जैसे कि कुछ क्लिनिक से उनकी शिकायतें मिली थी, उनके द्वारा जो है खुली दवाइयां बेची जाती हैं, एक्सपायरी भी हो सकती हैं। वो ऐसी शिकायतें मिली थी खरकड़ी हरिद्वार, जो कि अपर जो हरिद्वार का जो एरिया है वहाँ से। और हमारे द्वारा आज वहाँ पे विजिट किया गया, क्लिनिक था वहाँ पे, विश्वास डॉक्टर विश्वास क्लिनिक। तो वहाँ पे मेरे द्वारा पाया गया ऐसा कि उनके द्वारा खुली दवाइयां जो है पेशेंट को दी जा रही थी। वहाँ पे काफी पेशेंट भी थे। तो ये गलत प्रैक्टिस है। किसी भी डॉक्टर को, अगर वो कोई भी डॉक्टर है, तो उसे खुली दवाइयां नहीं देनी चाहिए। अगर वो दवाई दे रहे हैं तो वो दवाइयां पैक्ड होनी चाहिए। अगर दवाइयां खुली दी जाती है तो उसमें उसकी गुणवत्ता पर असर पड़ता है। और जब भी किसी को कोई दवाई दी जाए
तो वो काट करके अगर उसको पूरी नहीं देनी है तो काट के दी जा सकती है, बट ओपन करके उस पे दवाई जो होती है वो कंटामिनेट हो जाती है। ऐसे में उन्हें सलाह दी गई कि आप जो है दवाइयाँ खुली ना दें और दवाइयों की गुणवत्ता बरकरार रखने के लिए उनकी सेफ्टी का ध्यान रखें। और एक्सपायरी दवाइयाँ कई लोग क्या करते हैं कि खोल खोल के एक्सपायरी दवाइयाँ देते थे, ये गलत है। इस तरीके से आम जनता के साथ इस तरीके का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हालांकि उसकी डिग्री या जो भी उसके पास डॉक्टर से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है उस बात की पुष्टि मेरे द्वारा किया जाना संभव नहीं हुआ है। और ऐसे ही कई अन्य क्लिनिक है उनका भी चेकअप किया गया, उन्हें यही सारी चीजें बताई गई कि दवाई का रखरखाव कैसे करना, कैसे आम जनता को अच्छी दवाइयाँ दी जानी चाहिए। तो अगली खबर की रुख करेंगे। उत्तराखंड परिवहन निगम की प्रबंध निदेशक रीना जोशी सोमवार को हल्द्वानी पहुंची। इस दौरान एमडी रीना जोशी ने काठगोदाम स्थित निर्माणाधीन रोडवेज बस टर्मिनल और वर्कशॉप का निरीक्षण किया। बता दें, निर्माण कार्य की धीमी गति को लेकर एमडी रीना जोशी ने नाराजगी भी जताई। निर्माण कार्य समय से पूरा हो सके इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिए। एमडी रीना जोशी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि सरकार द्वारा स्वीकृत 67 करोड़ के बजट का सही उपयोग सुनिश्चित करते हुए निर्माण कार्य को शीघ्रता से पूर्ण किया जाए। अभी आज मैंने ये काठगोदाम बस टर्मिनल और वर्कशॉप का निरीक्षण किया। वहाँ पे आरएम वर्कशॉप भी बन रही है, रीजनल वर्कशॉप भी बन रही है, तो उसका निरीक्षण किया। तो काम अभी प्रगति नहीं चल रही है, असंतोषजनक है। तो इसके लिए उनको निर्देशित किया है कि चूँकि फंड हम लोग ऑलरेडी रिलीज़ कर चुके हैं, तो उसको उनको निर्देश दिया है कि उसको जितने भी काम पेंडिंग है उसको तत्काल पूरा करें, ताकि हमारा जो यहाँ पे से ऑफिस भी शिफ्ट होने हैं और बस के संचालन भी वहाँ से शुरू होने हैं, तो वो यथाशीघ्र शुरू किए जा सकें। नहीं, ये कंस्ट्रक्शन का वर्क है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी वर्कशॉप भी चल रही थी, संचालन भी चल रहा था, तो इनको थोड़ा सा शिफ्ट वाइज करना पड़ा था। बाकी ऐसा कोई डिले नहीं है। मतलब कंस्ट्रक्शन में जो डिले होता है, थोड़ा बारिश की वजह से इन लोगों ने बताया कि थोड़ा सा डिले हुआ है, लेकिन इनको निर्देश दिया जा चुका है कि उसको तत्काल पूरा करें। प्रॉब्लम नहीं, इनको फंड टाइमली ही मिला है सबको। यहाँ पे जो भी कुछ हमें समस्याओं का से अवगत कराया है कि यहाँ पे कुछ परिचालक कम है, तो इसके लिए भी इनको बताया कि हम जल्दी ही परिचालक भी देंगे और जितनी भी बसों के हमारे ऑफ रूट हो रही हैं उनके भी सामान भी उपलब्ध कराएंगे, और ताकि हमारे सारे जो ऑपरेशंस हैं सुचारू रूप से चलते रहें। तो फिलहाल देवभूमि समाचार में अभी के लिए बस इतना ही। बने रहे इंडियो वॉइस के साथ। नमस्कार।